हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 साइंस का क्लास 6 का जो हमारा सेशन चल रहा था उसमें चैप्टर 2 फर्स्ट ख़त्म हो गया है। तो देखो, फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं कि कंपटीशन में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो एक्सरसाइज था चैप्टर का उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ठीक, फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। फूड या फूड्स कंपोनेंट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है फूड्स कंपोनेंट्स। तो वही पहले की तरह कि हमने आपसे कहा था कि जो चैप्टर का नाम होता है पहले आप उसे समझ लो। ठीक, पहले चैप्टर में आप ये समझे थे कि हम किस प्रकार के पदार्थ को खाते हैं, और जो पदार्थ हमारे खाने योग्य होता है उसे हम खाद्य पदार्थ या भोजन कहते हैं। ठीक, अब भोजन में ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो उन्हीं तत्वों के बारे में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर की नीड्स को फुलफिल करता है। किसकी कौन कौन सी नीड्स? एनर्जी, ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है, और मिनरल्स एंड बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन्स। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर, और सेल्स के मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन। और फिर एनर्जी की बात करोगे तो दो मेजर कंपोनेंट हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक है कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा है फैट। ये मेजर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड कंपोनेंट्स हो गए। और ये मिनरल्स की बात करोगे तो जैसे बोन्स के लिए, टीथ के लिए मिनरल्स चाहिए, और बॉडी टेम्परेचर के लिए वाटर चाहिए, और भी कई सारे इसके यूजेस हैं। तो हम इस टॉपिक पे स्पेशली आएंगे तो बताएंगे। अभी हम चैप्टर के नेम पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ब्रीफली इसमें शॉर्ट में लेके चलते हैं इसको। विटामिन की बात करोगे तो ये प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, और प्रोटीन की बात करोगे तो ये स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए प्रोटीन। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट्स है फाइबर। इतने सारे, एक फाइबर, वाटर, मिनरल्स 3, विटामिन 4, कार्बोहाइड्रेट 5, एंड फैट 6, प्रोटीन 7। ये 7 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड में, हमारे भोजन में किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। तो हम वही पदार्थ ही लेते हैं जिससे हमको ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ या एक से अधिक कंपोनेंट्स मिले। तो यही बात किया है कि जो भोजन हम लेते हैं उसमें यही कंपोनेंट यानी घटक होते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको इसे एनर्जी के किससे मिलता है, विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं, किस प्रकार के फूड में आपको कौन सा कंपोनेंट्स मिलता है, इस चैप्टर में पूरा यही डिस्कस किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। देखो, एनसीईआरटी की मैंने कहा था कि ये आपको कनेक्टिविटी बताता है। कनेक्टिविटी मैंने कहा था कि यदि आप सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के पहले ही सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो शुरुआती लाइन होगा, प्रारंभिक लाइन, उसमें रहेगा कि अध्याय 1 में आपने पढ़ा था। तो जब तक आप अध्याय 1 नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और यदि आप 6 का एनसीईआरटी छोड़ दिए 7th का पढ़ रहे हो तो 7th में लिखा होगा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था। तो इसलिए ये कनेक्टिविटी बताता है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से कैसे कनेक्ट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पहले किस पे फोकस किया था? खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स पे, ठीक है, या फूड मटेरियल्स पे आप फोकस किया था। अब यहाँ पे देखो लाइन स्टार्ट हुआ है फूड मटेरियल्स, खाद्य पदार्थ से ही स्टार्ट हुआ है।
यानी कि यदि आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये क्या चीज़ है। तो अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, और वो पदार्थ जो हम खाते हैं या खाने योग्य होते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। जो आपने उसमें फ्लो चार्ट, जो चार्ट था, आप उसको फुलफिल किए थे, तो इसमें फ्रेंड्स नेम था और यहाँ पे उन्होंने क्या खाया था उसका आपने बनाया था। तो आपने देखा था वहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया के लोग होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, स्टेट के लोग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड लेते हैं। इन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। वो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप कि आपने उसे कंप्लीट किया होगा। नेक्स्ट, एक प्रकार के भोजन में चपाती, पहले सारणी में था, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। जब आप एक सर्वे कंडक्ट करोगे कि डिफरेंट स्टेट्स के लोग किस किस प्रकार के भोजन लेते हैं, तो आपको वही अंतर दिख सकता है। हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में रोटी यानी चपाती मुख्य आहार के रूप में हो और दाल और बैगन का भरता उसको सहायक हो, और कुछ क्षेत्र में चावल मुख्य आहार के रूप में हो सकता है, उसके साथ सांभर और भिंडी की भुजिया हो सकती है, और कुछ क्षेत्र में चावल के साथ साथ अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। अप्पम स्पेशली साउथ इंडिया में। और दाल की बात करोगे तो दाल ज़्यादा खाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करोगे आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मटर का छोला और राजमा, चावल के साथ साथ ये मटर का छोला और राजमा पसंद करते हैं, या वहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दाल, जैसे पंजाब में बात करोगे तो वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन भी होता है और चावल मुख्य आहार हो गया, और उसके साथ साथ सहायक आहार के रूप में लोग राजमा लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग अंतर हो सकते हैं विभिन्न राज्यों में। नेक्स्ट, आगे चलो। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में, आहार क्या होता है मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। जैसे मैंने बताया अन्न या अनाज क्या होता है, ये भी मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ। तो यदि नहीं देखे हैं आप तो पिछले वीडियो को जरूर देख लो। तो अनाज जैसे चावल एक मुख्य आहार हो गया, या गेहूं से बनी रोटी मुख्य आहार हो गया, और उसके साथ मछली भी हो सकता है, अप्पम भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है। कम से कम एक अन्न हो गया, और उस दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल, मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। ठीक है, इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकते हैं। जैसा प्रोडक्शन जिस क्षेत्र में होगा उस प्रकार का आहार वहाँ पे मिलेगा आपको। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1 यानी चैप्टर 2 का पहला जो सारणी है उसमें दिया गया है। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। अब देखो ये है सारणी। विभिन्न क्षेत्र यहाँ पे हो गए, विभिन्न क्षेत्र या राज्य। यदि जैसा यथासंभव हो सके आप अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं या अलग अलग राज्य में गए हों तो उस प्रकार के आहार का एक लिस्ट बनाएं। पहले तो क्षेत्र लिखेंगे आप कि आप कहाँ कहाँ गए हैं, किस प्रकार के लोगों से मिले हैं, किस प्रकार का भोजन किए हैं। फिर अन्न का बना व्यंजन, मुख्य व्यंजन अन्न का कौन सा है। फिर उसके बाद सहायक आहार कौन कौन से होते हैं, सब्जियों में क्या रहता है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सब्जी में सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उधर पंजाब का बेल्ट आएंगे, पंजाब राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है उधर, और मध्य प्रदेश इधर हरियाणा वाला क्षेत्र जो है वो स्पेशली वहाँ पे सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लोग वही सरसों वाला जो चित्र था पहले चैप्टर में, तो उसमें उसकी पत्तियों का आप साग बना के खाते हैं और उसके बीज से तेल निकाल के यूज करते हैं। और ये दो चीज़ हम इसका प्रोडक्शन के खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। तो पंजाब में ये साग वहाँ पे पसंद किया जाता है, वहाँ के भोजन का एक मुख्य घटक है ये। अन्य व्यंजन में क्या है, चूँकि यदि व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करोगे, श्वेत क्रांति,
तो श्वेत क्रांति प्रभावी रूप से वहाँ पे अच्छी अच्छी नस्ल होते हैं, साहिवाल वगैरह, पंजाब हरियाणा में। तो पंजाब हरियाणा में दूध का उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है। हालांकि दूध प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अव्वल स्थान पे यूपी आता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी अच्छे खासे दूध उत्पादन होते हैं। तो वहाँ पे लोग दूध स्पेशली नहीं खाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दूध मुख्य आहार के रूप में है, दही और घी मक्खन उसके बाद चलता है, लेकिन यहाँ पे दूध को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये दही और घी पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आज और नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अनाज के रूप में यदि मुख्य आहार देखा जाए तो चावल है, और सहायक में देखो आप तो अरहर की दाल या रसम, जैसे दाल टाइप का ही होता है रसम, और यहाँ पे मछली भी मुख्य आहार में शामिल किया जाता है। सब्जियों में कुंदरू की सब्जियाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और अन्न में है मट्ठा, घी, अचार, ये सब भी चलते हैं। अब उसके बाद ये आपका काम है कि आप ये जो खाली साड़ी है, कम से कम 5 ऐसे राज्य के नाम, इसमें यूपी का क्षेत्र भी, और स्पेशली यूपी में यदि बात करो आप तो जिले वाइज, जिला के आधार पे आप किस जिले में क्या फेमस है उसके आधार पे भी आप डिसाइड करके एक पूरा कॉलम बनाना, जिसमें राज्य का नाम या जिले का नाम आप लिखोगे, फिर ऐसा पूरा साड़ी पूरा करोगे। ठीक, आगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। वही है कि आज दाल चावल मिल गया दोपहर में, तो फिर शाम को कुछ और मिल गया, या तो आज कभी कभी दाल चावल सब्जी रोटी दही अचार चटनी सब कुछ मिल जाता है। कभी कभी पता चलता है कि चावल के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो ये स्थिति हो जाती है सामान्यतः। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये भी इसका एक मुख्य घटक हो जाता है। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। बिल्कुल सही, स्पेशली यही होता है। अब वहाँ पे सारा दाल चावल सब्जी रोटी चोखा चटनी घी अचार तो लेके चलोगे नहीं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। तो वही चीज़, यहाँ पे 2 चीज़ें डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ डिपेंड करती है इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी आपके पास नहीं है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, जो है वही खा लो। लेकिन यदि इकोनॉमी सही है आपकी, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं हो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर में आते हो, आपका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो आप उसी प्रकार के आहार लोगे, जिस एक तरह से बैलेंस डाइट आप लोगे, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे। हमें से कहाँ थे हम? हाँ, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या वही इस तरह के वितरण का कि क्या ज़रूरी है कि हम डिफरेंट टाइप्स के भोजन ले ही, हम यदि एक ही प्रकार के ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो बोला है कि इसका आधार, ये हमको ये आधार पता होना चाहिए कि क्यों हम डिफरेंट टाइप्स के लें। क्या ज़रूरी है कि हमको कम से कम दिन में इतने इतने प्रकार का भोजन लेना चाहिए? क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे 2 चीज़ें, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि कब क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किससे क्या मिलेगा, और यदि डिफरेंट टाइप्स का भोजन खाने की बात हो रही है तो क्यों हो रही है, किस उद्देश्य से हम अलग अलग प्रकार के भोजन खा रहे हैं। क्योंकि क्या हर एक प्रकार के भोजन का अपना महत्व होता है? क्या उसमें जो तत्व पाए जाते हैं उनका अलग कार्य होता है? क्यों हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाएं? तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, बैकग्राउंड आपके दिमाग में बनना चाहिए। चलो आगे देखो, चैप्टर 2 का फर्स्ट हेडिंग है ये, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो जैसा कि मैं चैप्टर के नाम से या के समय ही आपसे डिस्कस कर दी हूँ कि जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो किसी विशेष घटक के लिए, वो किसी विशेष घटक से भरपूर होता है, किसी विशेष तत्व से, या विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर किसी न किसी प्रकार के तत्वों से ये भरपूर होता है। जो हम कहाँ थे, जब हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ये पूरी लाइन यदि आप ध्यान से पढ़ो, और पीछे वाला चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो ये पीछे वाली चैप्टर का लाइन ही उठा के इसमें दे दिया है, जिसमें मैंने कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल के बारे में भी आपको बताया था। फिर हमने कहा था कि जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, चैप्टर का नाम ही वही था, वो या तो पौधे से प्राप्त होता है, अधिकांशतः या तो पौधे से प्राप्त होता है या तो जंतु से प्राप्त होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक
संघटक यानी इंग्रेडिएंट्स, ये भी आ गया पिछले चैप्टर में। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स। पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स। अब ये लाइन आपके काम की है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखो कहाँ से कहाँ तक, जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन आवश्यक घटक को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ऐसे ही तत्व को हम पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक यानी कि मेन जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बता चुकी हूँ, प्रोटीन हो गया है, वसा, ये भी विटामिन एंड खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण कितने हो गए? 5 हो गए। और 2 मैंने और बताया था, एक मैंने बताया था जल और दूसरा मैंने बताया था फाइबर। ठीक, तो 5 ये हो गए और 2 ये। इनका भी यूज इसी चैप्टर में आगे है, इनके बारे में भी। तो अभी मुख्य पोषक की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर के लिए या तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, या तो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होते हैं, या तो विटामिन बीमारियों से लड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं, या तो मेंटेनेंस का, बॉडी में मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। ऐसे मुख्य घटक कितने हैं? 5। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश यानी वही फाइबर, देखो आगे फाइबर, रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, वाटर। तो 5 ये और 2 ये 7। यदि ऐसा भोजन आप ले रहे हो जिसमें ये 7 के 7 पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के भोजन को कहा जाता है बैलेंस डाइट। क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये सारे के सारे पोषक तत्व एक ही प्रकार के भोजन में या खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते, इसलिए खाद्य पदार्थ में विविधता होना जरूरी है। तो आप जितने विभिन्न स्टेट्स में या देश में विजिट करोगे, वहाँ के खाद्य जो रूटीन है या वहाँ की जो डिश है उसको अपने भोजन में शामिल करते हो, इसका मतलब कि आपके भोजन में डाइवर्सिटी बढ़ती है। और डाइवर्सिटी हमेशा यहाँ पे मजबूती का काम करती है, स्ट्रॉन्गनेस का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही देश में भी होता है। तो खैर वो पॉलिटी का पार्ट है, तो डाइवर्सिटी की बात देखो, ये पॉलिटी में भी आएगा, विविधता। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि जो भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं उसमें जो भी ऐसे घटक हों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हों, उन्हें पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मुख्य न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और उसके साथ साथ क्या जरूरी होता है? रुक्षांश और जल, फाइबर एंड वाटर। हो गया। आगे, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? अभी मैंने इसका उत्तर बताया कि ये ऐसा नहीं है। किसी एक विशेष खाद्य पदार्थ में या तो कोई एक पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होता है, बाकी सभी पोषक तत्व तो कम मात्रा में होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक खाद्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व पाए जाएं। हो सकता है कि किसी खाद्य, जैसे दूध की बात करेंगे आप, दूध में आयरन नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। पालक की बात करेंगे तो पालक में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। मूली की बात करोगे तो विटामिन सी उसमें मिलता है आपको। तो इस तरह से जैसे चावल की बात करोगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, लेकिन प्रोटीन ये कम मात्रा में मिलेगा, विटामिन भी कम मात्रा में मिलेगा। तो दाल लोगे आप तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो अब चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन दाल से प्रोटीन मिल गया, पालक का साग ले लिया, आयरन मिल गया।
तो ऐसे अलग अलग जितने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन आप लोगे उतना ज़्यादा पोषक तत्व आप ग्रहण करोगे। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षण को सारणी 2.2 में लिखें। चलो देखो क्या क्या है इसमें, क्या प्रेक्षण करना, क्या एक्सपेरिमेंट करना आपको। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। या तो आप आयोडीन का तनु यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले सकते हो, या तो आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना सकते हो। दोनों में से कोई एक रहेगा तभी परीक्षण हो जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा KOH कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। या तो ये भी ले सकते हो, 3 चीज़ें आप ले सकते हो, 3 सॉल्यूशन आप ले सकते हो। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए। चलो आगे क्या है। इन परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को जो रिजल्ट आपको मिलेगा सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। इसमें थोड़ा सा आप सावधान रहना, नहीं तो परीक्षण करना रहेगा भोज्य पदार्थ पे, हो जाएगा आपके ऊपर। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। स्पेशली ये किसका एक्सपेरिमेंट है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ये लाइन देखो काम की है, ये आएगा आगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज एक्सेट्रा। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यानी मंड भी एक किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का। तो यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका मतलब कि यदि मंड का परीक्षण कर लिए तो मंड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, इसका मतलब कि उस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण। अब देखो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक है इसको हम एक पार्ट में कर देते हैं, दूसरे वीडियो में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक का जो अभी तक का वीडियो था ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई कंपटीशन का व्यक्ति हो, चाहे वो एकेडमिक बच्चे हों, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो जानने के लिए ठीक है, लेकिन यदि महत्व की बात करेंगे तो ये कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सेक्शन को हम अलग कर देते हैं। तो आप स्पेशली सेक्शन को देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके मंड का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे इस पे एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ क्रियाकलाप 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।